नमस्कार। उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, हाय, प्रणाम, खुश रहो, नमस्कार नमस्कार। बराबर कमेंट आ रहे हैं, नमस्ते, कोई नमस्ते बोल रहे हैं, नमस्कार सबको मेरी तरफ से नमस्कार। वर्षा, केतपाल, वर्षा, जितेंद्र, मनीष, सारा, शिवम गुप्ता, नमस्ते नमस्ते। देखिए, हमने कल पढ़ा था, हाँ बिल्कुल, कुछ के प्रश्न शुरू हो गए हैं। हम थोड़ा सा वापस जो कल पढ़ा था उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था ध्वनि के बारे में। कल पढ़ा था ध्वनि के बारे में कि जिससे हम मुख से बोलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। हाय, हेलो। जिससे हम मुख से बोलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। तो मैं ध्वनि के साथ में वापस एक ध्वनि को लेकर के ही वर्ण लेकर चलूँगा। तो कल जो पढ़ा था वो वैसे पूरा का पूरा वापस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब आज वर्ण के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। कल हमने ध्वनि के संदर्भ में पढ़ा था। आज का विषय है वर्ण। आज का विषय है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप को कहते हैं। वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप को कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप, ध्वनियों के लिखित रूप जिनके खंड, यानी हम कह सकते हैं जिनके टुकड़े ना हो सके, जिनके टुकड़े ना हो सके के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या है? वर्ण ध्वनियों का लिखित रूप है। ध्वनियों के लिखित रूप, देखिए, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यार रुको, एक बार वापस लिख दिया इसको। जिनके टुकड़े नहीं हो सके को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। तो वर्ण ध्वनियों का लिखित रूप है। अब वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो देखिए, चूंकि वर्ण ध्वनियों के क्या है? लिखित रूप है। वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप है, तो जितनी ध्वनियां हैं उतने ही वर्ण हैं। जितनी ध्वनियां हैं उतने ही वर्ण है। ये कुल संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं, जैसे एक कल्पित है जो पूछ रहे हैं कि वर्ण कितने होते हैं। आपका कल्पित जी, आपका उत्तर मिलेगा। अभी थोड़ा सा हम कक्षा शुरू किए, इसी के साथ ही मिल जाएगा आपको। देखिए, वर्ण क्या है? ध्वनियों के लिखित रूप है। अतः जितनी ध्वनियां उतने वर्ण। देखिए, जितनी ध्वनियां हैं उतने ही वर्ण हैं। जितनी ध्वनियां उतने वर्ण। अतः वर्ण कितने हुए? ध्वनियाँ कितनी है? ध्वनियाँ हमने कल पढ़ी थी। ध्वनियाँ 44 है। 44 है। अतः वर्ण भी 44 है। वर्ण भी कितने हैं? 44 है। जितने ध्वनियों के प्रकार उतने ही वर्ण के ही प्रकार होंगे, क्योंकि वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप है। ध्वनियों के लिखित रूप है वर्ण। तो जितने वर्ण के प्रकार उतने ही किसके प्रकार जितने प्रकार ध्वनियों के हैं उतने प्रकार किसके होंगे? वर्ण के ही होंगे। तो जितने प्रकार, देखिए, जितने प्रकार ध्वनियों के उतने ही प्रकार वर्ण के, उतने ही प्रकार वर्ण के हैं। वर्ण के हैं। ध्वनियाँ कितनी है? ध्वनियाँ 2 प्रकार की है। ध्वनियाँ 2 प्रकार की है। अतः वर्ण भी 2 प्रकार के हैं। वर्ण भी 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के कौन कौन सा प्रकार होगा? एक स्वर, दूसरा व्यंजन। एक स्वर हो जाएगा, दूसरा व्यंजन हो जाएगा। तो देखिए, वर्ण क्या है?
ध्वनियों के लिखित रूप वर्ण हैं, मतलब जिनका आप टुकड़ा नहीं कर सकते, और उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ध्वनि और वर्ण में थोड़ा सा अंतर यह है कि ध्वनि केवल मौखिक रूप में आती है, और वर्ण देखिए मौखिक में आते हैं और लिखित दोनों में आते हैं। मतलब ध्वनियों के चिन्ह वर्ण देखिए ध्वनियों के विकल्प में भी आते हैं लिखित रूप में, तो ध्वनियों के लिपि चिन्ह भी हो गए। तो वर्ण को हम बोल भी सकते हैं, जैसे न लिखा हो यहाँ पर, न को बोल भी सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं, लिखा हुआ भी है। तो वर्ण होता है मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक होते हैं। मतलब ध्वनियों के मौखिक और मतलब क्या था, मौखिक और लिखित दोनों के प्रतीक हैं। तो भाषा के मौखिक और लिखित दोनों स्वरूप के प्रतिचिन्ह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं कौन से, वर्ण। और ध्वनि, ध्वनि केवल उच्चित रूप में आती है, मतलब भाषा के मौखिक रूप में प्रयोग की जाती है ध्वनि। तभी तो हम कहीं कहीं ऐसा पढ़ते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ध्वनि होती है। और ध्वनि का लिखित रूप क्या है, वर्ण है। तो अधिकांश विद्वान किस पर बल देते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण मानिए, आप ध्वनि मत मानिए। कि ध्वनि का संबंध केवल भाषा के मौखिक रूप से होता है, और वर्ण का संबंध भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों से होता है, दोनों रूपों से होता है। तो उत्तर दोनों ही सही है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। हाँ देखिए क्या नाम है, मुकेश जी, हाँ जी, मनीष जी पूछ रहे हैं कि तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई बता रहा हूँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और ध्वनि नहीं हो तो क्या होता है, वर्ण होता है। और इन दोनों में लेते हैं तो दोनों ही सही है, क्योंकि भाषा की ध्वनि का लिखित रूप भी क्या होता है, वर्ण होता है। ध्वनि का लिखित रूप भी क्या होता है, वर्ण होता है। तो वर्ण कितने, वर्ण कुल वर्ण कितने हैं, जितनी ध्वनियाँ उतने वर्ण। ध्वनियाँ कितनी है, 44 है, तो वर्ण भी कितने हो गए, 44 हो गए। वर्ण के प्रकार कितने हुए, जितनी ध्वनियों के प्रकार है उतने ही वर्ण के प्रकार है। ध्वनियों कितने प्रकार हैं, ध्वनियों के 2 प्रकार हैं, एक स्वर ध्वनियाँ, दूसरी व्यंजन ध्वनियाँ। तो वर्ण के भी कितने प्रकार हुए, दो ही प्रकार हुए। पहला प्रकार है वह है स्वर, पहला प्रकार है वह है स्वर। स्वर कितने हैं, देखिए 11 है। 1 अ आ ई उ री ए आई ओ और औ। कितने हो गए, स्वर कितने हुए, 11 हुए। और दूसरा प्रकार वर्ण का कौन सा है, व्यंजन है। व्यंजन में क ख, देख क ख ग ग अंग, च छ ज ज य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स और ह। ये क्या हो गए, ये व्यंजन हो गए। देखिए यहाँ पर एक नया आया है कि यहाँ पर केवल हल चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर हल चिन्ह लगाया गया है। ये हल चिन्ह क्या है, इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अव्यंजन कितने हो गए, 33 हो गए। तो कुल वर्ण कितने हो गए, 44 हो गए। यदि प्रश्न ये आता है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो उत्तर होगा 44, उत्तर होगा 44 होगा। देखिए कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 44 है। कुल ध्वनियों की संख्या कितनी है, 44 है। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, 44 है। आप कुल बोलिए चाहे इन्हें मूल बोलिए, यही आपको लिए उत्तर देना पड़ेगा। मूल पूछे चाहे कुल पूछे, क्या होगा, 44। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ध्वनि दोनों ही दिया गया, तो सही कौन सा होगा। देखिए ऐसी स्थिति कभी नहीं होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण और ध्वनि दोनों दे, तो ऐसी स्थिति कभी नहीं हो। ऐसी स्थिति हो भी जाए तो सही उत्तर ध्वनि होगा, फिर वर्ण नहीं होगा। क्योंकि क्यों होगा ये भी सुनिए आप। हाँ, एक विद्यार्थी ने पूछा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और वर्ण भी है, यदि दोनों विकल्प दे तो सही उत्तर क्या होगा। बहुत शानदार प्रश्न था उनका। देखिए दोनों दे तो सही उत्तर फिर ध्वनि होगा,
ध्वनि क्यों होगा, सुनिए। भाषा के दो स्वरूप हैं, एक लिखित स्वरूप है और दूसरा मौखिक स्वरूप है। यानी एक पहला जो बोलते हैं हम मौखिक स्वरूप, दूसरा लिखित स्वरूप हो जाएगा। भाषा का जो मूल स्वरूप बोलते हैं वो मौखिक स्वरूप है। यानी भाषा के किस स्वरूप को भाषा कहा जाता है, तो वहाँ उत्तर आता है मौखिक स्वरूप को भाषा कहा जाता है। लिखित स्वरूप तो भाषा के गौण रूप में आ जाता है, जब मौखिक आ जाता है सामने तब। क्योंकि भाषा का मुख्य विचारों का आदान प्रदान, और यह कार्य अधिकतर किस में होता है, मौखिक रूप में होता है। किस में होता है, मौखिक में होता है। लिखित तो केवल उसको स्थायित्व प्रदान करता है। तो भाषा का मूल स्वरूप कौन सा है, मौखिक स्वरूप है। और ध्वनि का संबंध किस है, मौखिक स्वरूप से है। वर्ण का संबंध किस है, मौखिक और लिखित दोनों से है। और दूसरा, ये तो ध्वनियों का लिखित रूप है, तो वर्ण तो ध्वनि पर चल रहा है, ध्वनि पर निर्भर होकर चल रहा है। कौन सा, वर्ण। जैसी ध्वनि वैसा वर्ण आएगा। तो दोनों आए तो आप क्या करके आओगे, ध्वनि करके आओगे। यदि ऐसा आ जाए तो, ऐसा होता नहीं है अमूमन, लेकिन फिर भी यदि ऐसा आ जाए तो ध्वनि करके आओगे, वर्ण नहीं करोगे। और ध्वनि विकल्प में नहीं हो तो अपना क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। मैंने ये उत्तर दिया कि दोनों हो तब का। अब इनमें हमने कल पढ़ा था कि इनमें शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से वर्ण कितने हैं। देखिए, शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से वर्ण पूछे तो उत्तर वही ध्वनियों वाला आएगा। एक, इस री का उच्चारण नहीं है शुद्ध। देखिए, री का उच्चारण री भी करते हैं और रूप भी करते हैं, मतलब र का स्वरीय रूप बोलते हैं इसको, र का स्वरीय रूप कहा जाता है। इसके बाद चले थे, एक क वर्ग के पंचम का नहीं होता है। क वर्ग के, देखिए इसका उच्चारण क्या आएगा, री आएगा। ये तो ये री करते हैं या रू करते हैं। उत्तरी भारत जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें री किया जाता है, और हिंदी तर्क क्षेत्रों में रू किया जाता है। एक ही है, इसका उच्चारण करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका उच्चारण अंग करते हैं। और ये अलग अलग क्षेत्र में आपको अलग अलग उच्चारण मिलेगा, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उच्चारण मिलेगा इसका। इसके बाद यह था, यह का उच्चारण हम क्या करते हैं, यह करते हैं। यह का अनुनासिक उच्चारण होता है यदि इसको उच्चारण करते हैं तो। और एक ऋण है, ऋण का उच्चारण क्या करते हैं हम, ये जो ऋ है इस पर जो चंद्र बिंदु लगाकर उच्चारण होता है वो करते हैं ऋण। देखिए, एक बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम ऋण, ठीक है। और ये क्या है, ऋण। ये भी आएगा, आगे वर्णमाला पढ़ने वाले हैं उसमें आएगा, उसमें पढ़ेंगे ये। तो इसके बाद एक ये स है, इसका उच्चारण भी क्या करते हैं हम, इसी के जैसा ही करते हैं, मतलब यही करते हैं, इसका उच्चारण हो नहीं पाता है। तो शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जितनी ध्वनियों की है उतनी। तो यहाँ पर कितना जाए, 5 कम हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। कब, जो शुद्ध की दृष्टि से। वैसे हमने, देखिए वैसे हमने ये ध्वनियों में पढ़ा था, ध्वनियों के 2 प्रकार थे और 2 ही प्रकार किसके हैं, वर्ण के हैं। यहाँ पर एक हलचिन्ह लगाया है, ये हलचिन्ह क्यों लगा है इसको देखिए आप। ये जो क लिखा हुआ है, देखिए ये जो क लिखा हुआ है, इसे हम विशुद्ध व्यंजन बोलते हैं। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, विशुद्ध व्यंजन बोलते हैं, जो पूर्णतः शुद्ध है। विशुद्ध का मतलब हो गया जो पूर्णतः क्या हो, पूर्णतः शुद्ध, पूर्णतः शुद्ध व्यंजन है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके साथ जब आप अ लिखते हैं, क के साथ में अ जोड़ देता हूं तो क्या बनता है, क बनता है। यह विशुद्ध नहीं है, यह विशुद्ध नहीं है, यह मौखिक रूप है। यह क्या है, मौखिक रूप है। मौखिक रूप को हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं व्यंजनों का अक्षर रूप, व्यंजनों का व्यंजन का अक्षरिक रूप इसे बोलते हैं, अक्षरिक। कभी कभी क्या होता है, ऐसे प्रश्न कर लिए जाते हैं, बेसिक वाले प्रश्न होते हैं, ये कर लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से व्यंजन का अक्षरिक रूप कौन सा है। निम्नलिखित में से व्यंजन का अक्षरिक रूप कौन सा है। देखिए, एक त्रिवेदी जी बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि सर ये अंग और अह क्या है। बार बार प्रश्न किया जा रहा है कि अंग और अह क्या है। इसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, अभी वर्णमाला आएगी तब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये अंग और क्या है। अभी हम पढ़ रहे हैं केवल वर्ण पढ़ रहे हैं। वर्ण हमारे पास में कितने 44 है, 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। क्या है, हाँ। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है क, ये विशुद्ध व्यंजन है ना, पूर्णतः शुद्ध व्यंजन है, इसका उच्चारण संभव नहीं है। देखिए उच्चारण संभव नहीं है, हम ये लिखते हैं उच्चारण संभव नहीं है। किसका, इसका, इसका उच्चारण संभव है। उच्चारण यह है, ये क्या है,
उच्चारण इसी का, जब हम उच्चारण करते हैं व्यंजनों का तब हमें क्या होता है कि वहाँ अ की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कल कि किसी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यंजन अपने उच्चारण में अ की सहायता लेता है। देखिए, प्रत्येक व्यंजन अपने उच्चारण में किस सहायता लेता है? अ की सहायता लेता है। तभी तो जब व्यंजन के साथ में अ जुड़ता है तो क्या हट जाता है? हल चिन्ह हटता है। हल चिन्ह हटता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया? अ आ गया। और अ स्वर को हम क्या बोलते हैं? समझते हैं, अक्षर कहा जाता है। स्वर को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। तो ये हो गया व्यंजन का अक्षरिक रूप, मतलब अक्षर वाला रूप हो गया है। कौन सा? ये वाला। तो इसके साथ में अ जुड़ा हुआ है। इसमें हम क्या जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है इसके साथ में। तो ये उच्चरित रूप है। ये विशुद्ध हो गया, मतलब क्योंकि व्यंजन अपने उच्चारण में स्वर की सहायता लेते हैं। जब तक उसके साथ में स्वर नहीं आएगा वो बोला नहीं जाएगा, उसको बोल नहीं सकते। तो इसको कहते हैं इसका उच्चारण संभव नहीं है। और इसका उच्चारण संभव है क्योंकि साथ में क्या आ गया? अ आ गया। और वैसे ये चीज़ आगे मात्रा में और पढ़ी जाएगी ठीक से। अब ये सामान्य जानकारी थी, हल चिन्ह क्यों लगे। अब मैंने आपको व्यंजन पढ़ा दिया। देखिए, यहाँ पर वर्ण आए और वर्ण में भी स्वर और व्यंजन। मैं देखिए, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे भी लिखा होता है, वो भी ठीक है। आपने व्यंजन का अक्षरी रूप लिखा है। अक्षर के मतलब स्वर सहित वाला, कि बोलने में भी आ गया, लिखने में भी आ गया। लेकिन व्याकरण हमेशा शुद्ध को लेकर चलता है। व्याकरण है वो हमेशा भाषा के शुद्ध रूप को लेकर चलेगा, भाषा के शुद्ध रूप को लेकर चलेगा। तो शुद्ध विशुद्ध व्यंजन कौन सा है? ये है। ये विशुद्ध नहीं है, इसके साथ में क्या आ रखा है? अ आ रखा है। तो हम जब भी यहाँ पर व्यंजन का प्रयोग करेंगे, व्यंजन बोलेंगे, तो उसमें क्या होता है कि यही रूप चलेगा। कौन सा? हल चिन्ह वाला। बिना हल चिन्ह वाला करोगे तो क्या हो जाएगा? उसमें असम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आ गया। तो ये थे आपके वर्ण। वर्ण कितने हैं? 44 हैं, जिसमें 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। इसके बाद में हमने ध्वनि पढ़ी। ध्वनि के बाद में वर्ण पढ़ा। वर्ण में समय कम इसलिए लगा क्योंकि वर्ण ध्वनियों के ही लिखित रूप है, और लिखित रूप तो हम पढ़ ही रहे थे। अगला जो विषय है यह बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा है? वर्णमाला। वर्णों संबंधी जितने सारे आपके मतलब जो भी प्रश्न बनते हैं वे सारे पूरे हो जाएंगे इसमें। वर्णमाला में वर्ण क्या होती है? नहीं रुकिए, माफ करिए, वर्णमाला क्या होती है? किसी भाषा, देख ये कोई हिंदी की बात नहीं है, किसी भाषा की मूल ध्वनियों अथवा उनके मूल वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। किसी भाषा की मूल ध्वनियों या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। यह वर्णमाला की परिभाषा है। किसी भाषा, देखिए, किसी भाषा में प्रयोग होने वाली मूल ध्वनियों के या वर्णों के क्रमबद्ध समूह क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हाँ, आकांक्षा जी पूछ रही है, कह रही है कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम। हाँ बिल्कुल, वर्णों का व्यवस्थित क्रम में क्या होता है? वर्णमाला होता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या होता है? हाँ, प्रदीप जी कह रहे हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। हाँ वही है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। देखिए, अलग अलग मतलब विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दे रखी है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दे रखी है। व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहेगा। क्रमबद्ध बोलिए, क्रमबद्ध तो अपने आप व्यवस्थित होगा। देखिए, कोई प्रक्रिया जो क्रमबद्ध हो जाती है वो स्वतः ही क्या हो जाएगी? व्यवस्थित हो जाएगी। वह स्वतः ही क्या हो जाएगी? व्यवस्थित हो जाएगी। वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला के वर्णों को हम क्या बोलते हैं? हिंदी वर्णमाला में जितने वर्ण प्रयोग कहते हैं उनको बोलते हैं मानक वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के वर्णों को, हिंदी वर्णमाला के वर्णों को मानक वर्ण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मानक वर्ण कहा जाता है। मानक वर्ण कहा जाता है। अब यदि मूल ध्वनियों को लेंगे तो उसमें स्वर और व्यंजन दो ही आते हैं। स्वर व्यंजन क्या आते हैं? दो आते हैं। तभी तो वर्णमाला को लेकर अलग अलग संख्या चल रही है। कोई कुछ और, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं।
अब कौन क्या कह रहा है, वे सारे उत्तर कहाँ मिलेंगे, इसमें मिलेंगे। तो वर्णों की देखिए, हिंदी वर्णमाला के वर्णों को मानक वर्ण कहा जाता है। जो कुल कितने हैं, देखिए जो कुल 52 है, 52 है। यदि हमसे ये पूछ ले कि मानक वर्ण कितने हैं तो उत्तर आएगा 52। हिंदी वर्णमाला वर्णों की संख्या कितनी है, तो 44। सुनिएगा, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 44 है। ध्वनियों की संख्या कितनी है, 44 है। 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। कुल कितने हुए, 44। ध्वनियों का लिखित रूप क्या होता है, वर्ण होता है। तो वर्णों की संख्या कितनी हुई, 44 ही होगी। जितनी ध्वनियाँ उतने वर्ण। अब वर्णमाला में क्या होता है, वर्णमाला में सारे वर्ण, भाई जिस वर्णों को हमने मान्यता दे रखी है वर्ण के रूप में, वे सारे आएंगे। जिन जिन वर्णों को वर्ण के रूप में हमने मान्यता दे रखी है वे सारे आएंगे। तो उन्हें मिलाकर क्या कहते हैं, मानक वर्ण कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है, 52 है। यहाँ भी आपको अलग अलग मत मिलेंगे। कुछ पुस्तकों में 46 मिलेगा, कुछ में 52 मिलेगा। ये सारे विचार करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको सराप पढ़ देता हूँ। 52 वर्ण है। देखिए, जिनका क्रम है, वर्णमाला में इनका भी क्रम लिखा गया है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। और ये जो क्रम आ रहा है वर्णमाला में, इसका जो मतलब मुख्य कारण है कि किस मतलब हमने किसके आधार पर इनको वर्णमाला में क्रम में रखा है। तो सामान्य उत्तर मिलता है इसका उच्चारण के आधार पर। जैसे हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण जो स्थान है उसी आधार पर हमने इसको रखा है, जिनका क्रम है। तो देखिए, जो सबसे पहले आते हैं वर्णमाला क्रम में स्वर आएंगे। स्वर कितने हैं, 11 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। स्वर कितने, 11 हैं। आगे संख्या जोड़ सकते हैं हम। स्वर कितने हो गए, 11 हो गए। इसके बाद में जो वर्णमाला क्रम आएगा उनको हम बोलते हैं अयोगवा। उन्हें क्या बोलते हैं, अयोगवा। अयोगवा 2 ध्वनियां हैं। देखिए, अयोगवा वैसे ध्वनियां हैं। अयोगवा क्या है, वैसे ध्वनियां हैं। ध्वनियों के लिखित रूप क्या होता है, वर्ण। तो इनके लिपि चिन्ह भी आएंगे। एक हम कहते हैं इसको नासिकीय। एक हम क्या कहते हैं, नासिकीय मतलब, और दूसरी तथा विसर्ग। अब देखिए, जो नासिकीय ध्वनि है, देखिए एक है नासिकीय। नासिकीय ध्वनि के 2 चिन्ह हैं हिंदी में। नासिकीय ध्वनि के हिंदी में 2 चिन्ह हैं। एक जिसे आप क्या बोलते हो, अनुस्वार बोलते हो। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम अनुस्वार। अनुस्वार मतलब बिंदी। अनुस्वार का मतलब ये हो गया। एक को बोलते हैं हम अनुस्वार और दूसरा बोलते हैं इसको अनुनासिक। अनुस्वार, दूसरा क्या हो गया, अनुनासिक। तो नासिकीय ध्वनि के हिंदी में 2 चिन्ह हैं। एक तो अनुस्वार से प्रदर्शित किया जाता है नासिक ध्वनि को, और दूसरा उसको प्रदर्शित किया जाता है चंद्रबिंदु से। अब देखिए, या तो अनुस्वार आएगा या चंद्रबिंदु आएगा। ये दोनों कभी साथ नहीं आते हैं। ये दोनों कभी साथ नहीं आते हैं। या तो आएगा अनुस्वार और या आएगा चंद्रबिंदु। दोनों में से एक आएगा, दोनों साथ नहीं आएंगे। और ये कब आएंगे, मैं थोड़ा सा एक बार वर्ण ले लेता हूं कि वर्ण कुल कितने, 52 कौन से, ये लेता हूं। उसके बाद में एक एक पर हम विचार करेंगे। अयोगवा किसे कहते हैं और क्या है, इसकी ध्वनि कैसे निकलेगी, ये सारा हम विचार करेंगे। लेकिन एक बार मैं बताना चाह रहा हूं कि एक नासिकीय, यहां पर सीधा भी लिख सकते हो आप कि अनुस्वार। ऐसा भी लिखा जाता है कि अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, ये 2 हैं अयोगवा। लेकिन इसमें भी क्या कर रखा है, अलग अलग विद्वान अलग मत देते हैं। कुछ कहते हैं कि अयोगवा लिखते हो तो नासिकीय और विसर्ग लिखिए आप, नासिकीय और विसर्ग लिखिए। कुछ कहते हैं कि अयोगवा लिखते हो तो अनुस्वार और विसर्ग लिखिए आप, केवल अनुस्वार लिख दीजिए। लेकिन जैसे हम अनुस्वार लिखते हैं तो फिर ये कहाँ जाएगा, चंद्रबिंदु। इसको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक ध्वनि बोलते हैं। तो ये चंद्रबिंदु कहाँ जाएगा फिर ये। तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा ठीक है कौन सा, कि नासिकीय और विसर्ग, ये 2 ध्वनियाँ हैं कौन सी, अयोगवा। और इनका चिन्ह क्या है, चिन्ह बिंदी है, या विकल्प में चंद्रबिंदु आ जाएगा और विसर्ग आएगा। तो ये लिपि चिन्ह भी हो गए इनके। अंग और अह या नहीं है, अंग और अह या अयोगवा में नहीं आते हैं। जैसे अ पर बिंदी आ गई और ह के साथ में आगे 2 बिंदी आ गई, ये अंग और अह, ये अयोगवा में नहीं है। तो ध्यान रखना, ये स्वर का अयोगवा के साथ रूप मिला हुआ रूप है। तो स्वर का अ का अयोगवा के साथ मिला हुआ रूप है। तो ये मैं थोड़ा सा आगे लूंगा आपको, जब अयोगवा पर पूरा
इसके बारे में पूरा विस्तृत रूप पढ़ूंगा आगे, उस समय लूँगा। अभी हमने पढ़ा, देखिए कितने हो गए हमारे पास में वर्ण, कितने हो गए, 2 ही आगे, कुल 13 वर्ण हो गए। तो हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले स्थान किसका है, स्वर का है। स्वर के बाद स्थान किसका है, अयोगवा का है। और इसके बाद स्थान किसका आएगा, व्यंजन का आएगा। स्थान किसका आएगा, व्यंजन का आएगा। देखिए आरपीएससी ने एक बार प्रश्न किया था, देखिए आरपीएससी ने या कोई परीक्षा हुई थी सेकंड ग्रेड की, उसमें प्रश्न आया था कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवा की स्थिति है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा की स्थिति है, अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है गुरुजी बताइए, ये हरदेश जी ने पूछा है। देखिए अक्षर और वर्ण, अभी मैं आपको वर्ण पढ़ा रहा हूं, वर्ण जब पूरा हो जाएगा तब मैं अक्षर में जाऊंगा, अभी कक्षा में नहीं, ये आगे आएगा विषय, बहुत शानदार पूछा आपने, आएगा उसमें पढ़ेंगे हम। उन्होंने बोला कि निर्जी कह रहे हैं कि बाबू ने, हाँ बिल्कुल सर, निर्नुनासिक क्या है, ये प्रियंका जी पूछ रहे हैं कि निर्नुनासिक क्या होगा, ये भी स्वर का एक प्रकार आएगा, ठीक है। स्वर का जब हम प्रकार पढ़ेंगे, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, उस समय आपका इसका उत्तर मिल जाएगा। देखिए नासिक हो गया और ये क्या हो गया, विसर्ग हो गया। हाँ मैं ये बता रहा था कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवा की स्थिति कहाँ है, स्वर और व्यंजन के बीच आता है अयोगवा, कहाँ आता है, बीच स्थान दिया गया है इनको, और यहाँ आएगा व्यंजन। व्यंजन में देखिए, व्यंजन में पहले 2 भाग किए गए हैं, एक को कहा गया हमने वर्गीय व्यंजन, एक को कहा हमने वर्गीय व्यंजन, और दूसरे को कहेंगे अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन के आगे 5 भाग कर रखे हैं, पहले को कहा हमने क वर्ग, दूसरे को च वर्ग, तीसरे को ट वर्ग, चौथे वर्ग को त वर्ग, और 5वें वर्ग को प वर्ग। क वर्ग में कितना आएंगे, 5, क ख, देखिए क ख ग ग अंग, ये किस मार है, क वर्ग मार है, और च वर्ग में भी 5 आएंगे, ट वर्ग में कितने हैं, 5 है, ट ठ ड ड ण, त थ द द और न, प फ ब ब और म, ये वर्गीय हो गए। वर्ग का मतलब होता है कि जो अपने उच्चारण स्थान की एक तली में रहते हैं, इन सब का उच्चारण एक जैसा आएगा, मतलब उच्चारण करेंगे कंठ से, इनका करेंगे तालु से, इनका होता है मूर्धन से, इनका होता है दंत से, इनका होता है ओठ से। तो सबकी उच्चारण स्थान की एकता है, इनमें उच्चारण स्थान की एकता है। और नामकरण कैसे कर रखा है, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण से उनका क्या कर रखा है, हमने नामकरण कर रखा है, क च ट त प, और ये सारे के सारे वर्ग में पढ़ते हैं इनको, तो इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, वर्गीय कहते हैं। क्या कहते हैं इनमें, वर्गीय। कितने हैं, ये 25 हैं, कितने हो गए, 25। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इधर, ये कितने हो गए, 25 हो गए। प्रत्येक वर्ग में कितने हो गए, 5, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और यहाँ भी 5 है, वर्गीय कितने हो गए, 25 हो गए। इसके बाद आते हैं अवर्गीय में, जो वर्ग में नहीं गिनते हैं उनको हमने बाहर रख दिया, इनको बोलते हैं अवर्गीय बोलते हैं। मतलब ये इनका सबका उच्चारण क्या मिलेगा, भिन्न मिलेगा, मतलब इनमें उच्चारण स्थान की एकता नहीं होती, किनमें, इनमें। यहां आ रहे अंतस्थ, पहले देखिए अंतस्थ में आएगा य र ल और व, इनको हम बोलते हैं अंतस्थ। अंतस्थ क्यों कहते हैं इन्हें, देखिए इनके उच्चारण में वागिंद्रियां कुछ खुली रहती है, वागिंद्रियां खुली रहती है, और उच्चारण इनका होता है य र ल व का, कभी स्वर की तरह कभी व्यंजन की तरह, मतलब स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती होता है, स्वर और व्यंजन के बीच वाला होता है। तब देखिए अंत यानी मध्य में, स्थ यानी स्थित, मध्य में स्थित, किसके मध्य में, स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित उच्चारण होता है किनका, इनका, इस दिन को क्या बोलते हैं, अंतस्थ कहते हैं। दूसरे हैं उष्मीय, क्या बोलते हैं, उष्मीय। उष्मीय क्यों कहते हैं, कि इनके उच्चारण में वागिंद्रिय मतलब ये मुक्त इंद्रिय थोड़ी बंद रहती है, और जो वायु निकलती है कुछ घर्षण के साथ निकलती है, रगड़ खाकर निकलती है, ठीक है, जिसमें बोलते हैं उसमें बोलते हैं, मतलब कहते हैं कि उष्मा उत्पन्न करते हुए निकलती है, इसमें क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं। और ये कितने हैं, 4 हैं, ये भी कितने हैं, 4 हैं। तो अंतस्थ कितने हो गए, 4 हो गए, ये भी कितने हैं, 4 हैं। तो 4 और 4 और कितने हो गए, कुल 8 भी हो गए। तो पहला स्वर, दूसरा अयोगवा और तीसरे व्यंजन आ गए।
इसके बाद में वर्णमाला में स्थान दिया गया है उत्क्षिप्त। ये दो हैं, एक देखिए, एक तो है ड़, एक कौन सा है, ड़ है, जिसमें नीचे बिंदी आती है, हम ऐसे कहते हैं जिसमें नीचे बिंदी आती है। तो एक बार बिना बिना हल चिन्ह के लिख रहा हूं, देखिए ये हो गया ड़, और दूसरा कौन सा हो गया, ढ हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, ढ। तो नीचे बिंदी वाले को हम क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त बोलते हैं। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है उछला हुआ, जिनके उच्चारण में जीभ का अग्र भाग ऊपर मूर्धन को छूता है और उछल कर एकदम नीचे आता है, तो उसको बोलते हैं उत्क्षिप्त, ड़ ढ। इसके बाद स्थान दिया गया है संयुक्त, इसके बाद जो स्थान मिला है वो मिला है संयुक्त व्यंजन को, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। संयुक्त व्यंजन है वे 4 हैं, एक क्ष, त्र, ज्य और स्र। इन्हें देखिए आप, इसमें भी जो क्ष है ये किससे मिलकर बना है, देखिए ये मिलकर बना क और क, स और अ। यहां हल चिन्ह लगाओगे तो यहां से अ हटा देते हैं, और यहां यदि आप हल चिन्ह रखोगे, नहीं हल चिन्ह नहीं हटाओगे तो साथ में क्या लाना पड़ेगा, अ लाना पड़ेगा। अ की उपस्थिति के कारण कुछ विद्वान इसको क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है। अयोगा अंग अह नहीं होगा क्या सर, देखिए दिनेश कुमार जी ने पूछा है कि अयोगवा अंग नहीं, अंग और अयोगवा नहीं होता है, ये स्वर का अयोगवा के साथ जो मिला हुआ रूप होगा उसको बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, ताड़नजात चिन्ह लगा हुआ है ना उत्क्षिप्त में, हाँ इसका दूसरा नाम है ताड़नजात। देखिए ताड़नजात, इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम, ताड़नजात बोलते हैं। ताड़नजात चिन्ह नहीं होता है, ये थोड़ा सा अजीब, अब मैंने सुना पहली बार। ताड़नजात नहीं होता, इसको तो नुक्ता ही बोलते हैं, नीचे लगने वाले को तो क्या बोलते हैं, नुक्ता ही कहते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, क्ष के बाद क्या आएगा, त्र। तो त्र किससे बना है, त, र और अ से मिलकर त्र बना हुआ है। यह किससे मिलकर बना हुआ है, देखिए ज, य और अ, और इसके बाद में कौन सा है, स्र है। तो यहां पर आएगा स, ये बना हुआ है स, र और अ से। अ का मतलब यह है कि आप यहां हल चिन्ह लगा दोगे तो अ हटा देना, लेकिन अ इसलिए लिखा है कि कुछ इसको क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। जो संयुक्ताक्षर कहते हैं वे कहते हैं कि इसके साथ में क्या रखिए, अ भी रखिए, और जो संयुक्त व्यंजन कहते हैं वे कह रहे हैं कि अ मत रखिए, इसको हल चिन्ह के साथ ही पढ़ लीजिए। संयुक्त क्यों कहते हैं, ये भिन्न व्यंजनों से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, भिन्न व्यंजनों से बने हुए हैं। देखिए क्ष किससे बना हुआ, क और स से बना हुआ है, त्र किससे बना, त और र से बना हुआ है, ये ज किस और य से बना हुआ है, और स्र किससे बना, स और र से बना हुआ है। ये जो आ रहा क्ष, इसका और एक ये जो लिखा हुआ है इसने गिय बोलते हैं इसे हम, इन दोनों का उच्चारण भी बदला हुआ है। देखिए कैसे है, इसको तो कहीं कहीं तो क्या बोलते हैं, शुद्ध उच्चारण आता है, जैसे देखिए क्ष, क्या बोलते हैं, क्ष, ये उच्चारण है इसका, लेकिन कहीं कहीं इसका उच्चारण छ आता है। क्या आता है, छ आता है, मतलब इसका तद्भव उच्चारण चल रहा है, मूल उच्चारण तो भूल चुके हैं। जैसे हम यूपी की तरफ जाते हैं तो उच्चारण क्या बोलते हैं, इसको छ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हम लिखने हैं, ठीक है, हम राजस्थान की तरफ आएंगे तो क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कक्षा। आप उस तरफ जाओ तो क्या बोलते हैं, कक्षा। मतलब छ की तरह क्या आएगा, इसका उच्चारण आएगा, किसका, इसका। एक ये है, इसका उच्चारण भी दो रूप में चल रहा है। एक तो चल रहा है ज्य, मतलब ये वाला उच्चारण चलेगा ज्य, क्योंकि हमने पढ़ा था इस ये का उच्चारण क्या आ रहा है, यह का उच्चारण क्या आ रहा है, ये आ रहा है। जो ये इस जय और यह को लेकर आना चाहते हैं, जो लेकर उच्चारण करते हैं वे सब करते हैं ज्य उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं, ज्य। और कहीं का उच्चारण क्या किया जाता है, ये किया जाता है घ के साथ में ये, तो ये तो इसका तद्भव हम कह सकते हैं, कौन सा, या हम क्या, हाँ ये इसका अर्तसम उच्चारण है। कौन सा, जो ज्ञ बोलते हैं ये इसका अर्तसम उच्चारण है। ये भी आएंगे तत्सम तद्भव आएगा तब हम तो थोड़ा इसका विस्तृत रूप में और पढ़ेंगे ठीक से कि ये ज्ञ है। इसका तद्भव उच्चारण तो ज होता है, तद्भव उच्चारण क्या होता है, ज होता है, और इसका अर्तसम उच्चारण क्या होता है, ज्ञ हो रहा है। और यह तो इसके मूल उच्चारण को बोलने की कोशिश कर रहे हैं, किसके, इसके मूल उच्चारण को बोलने की कोशिश करते हैं तो ये आ जाता है। तो इसका भी मूल उच्चारण क्या पूरी तरह से भुलाया जा चुका है, इसका मूल उच्चारण हमारे पास
नहीं है। और इसका उच्चारण क्ष करते भी हैं और छ नहीं भी करते हैं, तो इसका माना जाएगा कि मूल उच्चारण इसका है। एक का मूल उच्चारण इसमें भी नहीं है, किसमें? हिंदी वर्णमाला में लेंगे कि शुद्ध उच्चारण के दृष्टि कितने हैं, तो संख्या थोड़ी इसमें भी एक संख्या और कम करनी पड़ेगी, किसकी? ये वाले की। तो अभी हमने क्या पढ़ा है? वर्णमाला में जो वर्ण आते हैं वे पढ़े हैं। अब आप कहीं कहीं पढ़ोगे तो आपको ये चीज मिलेगी कि हिंदी वर्णमाला में सर विदेशी व्यंजन कितने हैं? शिवराज जी बोल रहे हैं विदेशी व्यंजन कितने हैं। देखिए पहले वर्णमाला पढ़ा रहा हूँ, वर्णमाला पढ़ाने के बाद में पढ़ाऊंगा कि हम क्रम से लेकर चल रहे हैं, फिर मैं आपके प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बार बार आ रहे हैं कि विदेशी व्यंजन कितने हैं, विदेशी आ रहे हैं, इसके ठीक वर्णमाला के बाद में हम विदेशी जोड़ लेंगे। क्ष त्र ज्य स्र। अब एक बार वापस ले रहा हूं, वर्णमाला व्यंजन कितने हैं? 52 है। माफ कीजिए, वर्ण कितने हैं? 52 है। एक स्वर, दूसरे अयोगवा है, उसके बाद व्यंजन आएंगे और व्यंजन के बाद में उत्कृष्ट और संयुक्त व्यंजन। तो 5 प्रकार के वर्णों को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। कितने? 5 प्रकार के वर्णों को, स्वर अयोगवा, और ये क्रम ध्यान रखना होगा, स्वर अयोगवा और व्यंजन। इसके बाद में जो ये क्रम आ रहा है उत्कृष्ट और संयुक्त का, इस क्रम को कुछ संयुक्त को पहले देते हैं और कुछ उत्कृष्ट को बाद में देते हैं। इसका भी कोई एक कारण है जो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसको अलग विद्वानों ने अलग अलग मान रखा है। अब प्रश्न ये आता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए अब प्रश्न ये आता है, सबसे महत्वपूर्ण यह है, प्रश्न कह सकता हूं या मैं आपको नोट के रूप लिखा देता हूं, नोट कर देता हूं। वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णमाला, देखिए हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी है, इसका अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है इसको देखिए आप। मैं आपको मुख्य रूप से 3 बता देता हूं, ये 3 पढ़ने के बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, अलग अलग मिलेगा। पहला, कहीं कहीं हमें यह मिलता है 46, कहीं कहीं मिलता है 52। इसका कारण क्या है? पंडित कामता प्रसाद गुरु, एक तो इन्होंने जो कहा है वो देखना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि हिंदी व्याकरण की सबसे पहली व्यवस्थित पुस्तक जो किसी भारतीय ने लिखी थी व्यवस्थित रूप में, वह पुस्तक है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ ये भी पढ़ना पड़ेगा, माना भी जाता है इसका। दूसरा, देवनागरी लिपि, देखिए देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण ये पुस्तिका है। और ये पुस्तिका जारी कौन करता है? भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। उसके अधीन विभाग हिंदी निदेशालय वह जारी करता है। हाल ही में जो 2019 में जो पुस्तिका आई है, ठीक है, उसी के आधार पर मैं आपको ये बताऊंगा कि उसमें कितना कहा गया है। इसके अधिकतर विद्वान क्या कहते हैं? एक ही आएगा कि अधिकतर विद्वान क्या कहते हैं? अधिकतर विद्वान क्या कहते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या के संदर्भ में? देखिए गुरुजी कहते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 46 है। ध्यान से सुना, हिंदी वर्णमाला वर्णों की संख्या कितनी बता रहे कामता प्रसाद जी? 46 बता रहे हैं। देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण यह संख्या कितनी बता रहा है? यह भी संख्या कितनी बता रहा है? 46 बता रहा है। यह भी कितनी बता रहा है? 46 बता रहा है। सुनिए, और इसके बाद ये अधिकतर विद्वान क्या कह रहे हैं? अधिकतर विद्वान कह रहे हैं कि वर्णों से कितनी करिए आप? 52 बताते हैं। ये अलग अलग मिलता, हमें अलग अलग मिलेगा। इसका कारण सुनिए, कामता प्रसाद जी जो वर्णों की कुल संख्या बताई है उसमें किस किस को स्थान दिया है? इन्होंने पहला स्थान दिया स्वर को, स्वर के साथ में इन्होंने स्थान दिया हिंदी वर्णमाला में अयोगवा को। देखिए गुरुजी ने स्थान दिया अयोगवा को और फिर दिया है व्यंजन को। तो इन्होंने वर्णमाला में स्थान दिया स्वर और व्यंजन के साथ में अयोगवा को। तो स्वर कितने हैं? स्वर हमारे पास में 11 हैं और अयोगवा कितने हैं? 2 हैं और व्यंजन कितने हैं? 33 है। तो कुल कितने हो गए? 46 हो गए। कितने हो गए?
11 और 33 44 और 2 46। तो पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने हिंदी वर्णमाला में जिन वर्णों को स्थान दिया वे ये हैं स्वर, अयोगवा और व्यंजन। तभी तो आरपीएससी का एक प्रश्न था कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवा की स्थिति कहाँ है? स्वर और व्यंजन के बीच है। कहाँ है? स्वर और व्यंजन के बीच है। दूसरा, इन्होंने ये देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण इस पुस्तिका में किसको स्थान दिया गया? देखिए, इस पुस्तिका में स्वर को स्थान दिया गया है, व्यंजन को भी स्थान दिया गया है, लेकिन इन्होंने साथ में स्थान दिया है उत्क्षिप्त को। किसको दिया है? उत्क्षिप्त को स्थान दिया है। देखिए, अयोगवा कौन से है? देखिए, हमने लिखा नासिक के अनुसार और विसर्ग सुना था, विसर्ग पढ़ा था, वे अयोगम आते हैं। उत्सी में आता है ऋ और ढ, अभी पढ़ा था हमने ऋ और ढ। तो इन्होंने स्थान दिया है हिंदी वर्णमाला में 46 संख्या इन्होंने बताई है, 46 इन्होंने बताई है, लेकिन इन्होंने संख्या बराबर बताई दोनों ने, लेकिन वर्ण अलग अलग बता दिए। इन्होंने वर्ण क्या बता दिए? अलग अलग। स्वर कितने हैं? 11 है। उत्सव कितने हैं? 2 है। नहीं, व्यंजन कितने हैं? 33 है। और उत्सव कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। तो फिर ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, जो अधिकतर बोलते हैं वे ये बोलते हैं कि स्वर तो है ही, स्वर है, और गुरुजी के अनुसार अयोगवा भी है, अयोगवा भी है, और इसके बाद है व्यंजन भी है। और ये जो मानकीकरण पुस्तक कह रही है इसके अनुसार क्या है? उत्क्षिप्ति है, इसके अनुसार उत्क्षिप्ति है। और एक ये कहते हैं संयुक्त भी कहते हैं। संयुक्त में भी क्या सुनेगा? संयुक्त जो वर्ण है उन्हीं को ये स्थान दे रहे हैं। तो हमने अभी पढ़ा था, ये तो वर्णमाला पढ़ा ही है 52, तभी हमने पढ़ा था पीछे पूरा का पूरा ये है। इसमें क्या है कि जो संयुक्त है इस पर भी क्या है? अलग अलग मतार्क है। कहीं कहीं पढ़ते हैं तो संयुक्त में ये मिलता है, संयुक्त पढ़ते हैं तो क्ष, त्र और जे, ये तीन ही मिलते हैं। कहीं कहीं मिलेगा क्ष, त्र, ज और स्र, यह मिलेगा हमें। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने ये बताया संयुक्त 3 बताएं, संयुक्त व्यंजन कितने बताएं? 3 बताएं। लेकिन देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण अभी हमने पढ़ा था। देखिए, यहाँ पर गुरुजी ने बताए हैं वे 3, और इस पुस्तिका ने बता दिए हैं 4। पुस्तिका ने इसको स्थान दिया है, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसको स्थान नहीं दिया। किसको? स्वर को संयुक्त व्यंजन स्थान नहीं दिया है, इन्होंने स्थान दिया है। अब देखिए, ये पुस्तिका 1921 में आ रखी है, 1921 में, और ये लेटेस्ट है ये 2019 में। कितने साल का अंतर है इसमें? बहुत साल का अंतर देखिए आप इसमें। तो ये वाली बात मानी जाएगी, वर्तमान की जो है उसी को मानकर चलता है। कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। तो फिर ये अधिकतर विद्वान ऐसा क्यों कहते हैं कि संयुक्त को भी आप वर्णमाला में लीजिए? क्योंकि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने ये कहा है, ये 3 तो दिए उन्होंने वर्णमाला में, 3 तो दिया है, लेकिन नीचे उन्होंने एक टिप्पणी कर दी है, उन्होंने लिख दिया है कि इनके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजनों को भी हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया जाता है। उन्होंने एक टिप्पणी निकाली, नीचे स्थान नहीं दिया खुद ने वर्गीकरण में, लेकिन नीचे उन्होंने एक मतलब फुटनोट में लिख दिया था कि इनके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजनों को भी हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया जाता है। तो यह है, तो दिया जाता है, तो ये कहता है फिर देव स्थान। अधिकतर क्या बोल रहे हैं कि स्थान देव आप। तो ये है। अब तो माने कितने हैं? 52 है। क्यों? इन्होंने कितने दिए? उत्क्षिप्त दिए। इन्होंने अयोगवा का है, अयोगवा का प्रश्न पूछा जाता है और हम पढ़ते भी है, और ये वर्गीकरण क्या है? सही है। अधिकतर इसी का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। तो कहीं 46 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 52 लिखा हुआ मिलेगा। 46 में कौन क्या कह रहा है ये बता दिया आपको, और 52 में कौन क्या कह रहे हैं ये बता दिया। 52 में अधिकतर विद्वान सब यही कहते हैं कि 52 के ऊपर चल रहे हैं सब के सब, कि 52 मानकर चलिए। तो ये मानक वर्ण है। कितने हैं? मानक वर्ण है। अब अगला एक और प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला वर्णों की संख्या कितनी है। देखिए, कुल वर्ण कितने हैं? हमसे पूछ रहे कुल ध्वनियां कितनी है, तो उत्तर आएगा 44। कुल वर्ण कितने हैं, तो उत्तर आएगा 44। मूल वर्ण कितने हैं, तो भी उत्तर कितना आएगा? 44 से आएगा। अब इसमें मूल में भी क्या करते हैं? मूल में जो स्वर जो मूल आते हैं अ, ई, उ और री, उसी लेते हैं, उसको में आगे पढ़, जब जो विषय जब आएगा तब उसके साथ आगे पढ़ जाएंगे। तो यहां पर क्या हो गए? ये हो गए। और यदि पूछ ले कि मानक वर्ण कितने हैं, मानक वर्ण, तो उत्तर आएगा 52। अच्छा, वर्णमाला में वर्ण, वर्णमाला में वर्ण, तो उत्तर कितना आएगा? 52। अब 52 नहीं दिया गया हो
52 मान लीजिए 52 नहीं दिया जाता है तो उत्तर कितना करोगे आप? उत्तर करोगे 46 फिर आप उत्तर कितना कराओगे? 46 करके आओगे, क्योंकि फिर हो सकता है कि उसने किसके अनुसार पूछा है, किसके अनुसार पूछा है। यदि जिसने 52 नहीं दिया है तो ठीक है, तो फिर वो 50 नहीं देगा, ये ध्यान रख लेना। जो व्यक्ति 52 नहीं दे रहा है फिर 50, ऐसा फिर कोई आंकड़ा नहीं है हमारे पास में, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं, फिर तो बेतुका क्या बन जाएगा? प्रश्न बन जाएगा। सर अर्ध स्वर कितने और कौन कौन से हैं? देखिए अभी ये व्यंजनों का जब वर्गीकरण आएगा, ठीक है, उसमें पढ़ूंगा आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ूंगा, उसमें पढ़ूंगा आपको कि अर्ध स्वर 2 हैं, ये और वह। शिवराज सिंह जी ने प्रश्न किया है कि अर्ध स्वर कितने हैं? 2 हैं, एक ये है और एक वह है। गीता जी पूछ रही है सर मानक 56 नहीं है क्या? देखिए यहां पर इसके बाद मानक 56 का क्या आंकड़ा चल रहा है, ये भी आपका उत्तर आ रहा है, अभी आप ही का उत्तर आ रहा है। अच्छा, आशीष जी पूछ रहे हैं कि यदि 46 और 52 दोनों हो तो क्या करेंगे? तो भैया फिर 52 ही करके आना, फिर 52 ही करके आना। 46 दोनों हो तो फिर 52 ही करेंगे। सब अधिकतर विद्वान किस पर आ रहे हैं? 52 पर ही आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है? इन्होंने उच्च विद्वान दिया, इन्होंने अयोग्य स्थान दिया, तो ये भी अलग अलग चल रहे हैं। लेकिन ये वाले क्या कर रहे हैं? सबको 7 मानकर चल रहे हैं, और हमारे लिए हम सबको लेकर चल रहे हैं। तो आपके प्रश्नों का अधिकतर उत्तर मिल चुका है कि वर्णमाला वर्ण कितने हैं? 52 है। 52 नहीं दिया हो तो क्या करोगे? 46 करोगे, और दोनों दिए गए हो तो फिर 52 करके आएगा। दोनों हो तो फिर 52, में लिख के देता हूं यहां पर, दोनों हो तो फिर 52 करके आइएगा आप, उत्तर सही। यह था। इसके बाद कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि 56 है, 57 है, 58 है, ये क्या? इसको भी ले लेते हैं हम। इनके अतिरिक्त कुछ वर्ण है जिन्हें बोलते हैं हम आगत। देखिए आगत या गृहीत, गृहीत ध्वनियां भी कहते हैं इन्हें, और वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण भी कहते हैं। ये कितने हैं इनको भी एक बार देखते हैं हम। ये मैं जो आपको बताना जा रहा हूं, सुनिए, ये जो बताना जा रहा हूं, ये देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी के मानकीकरण, मानकीकरण ये पुस्तिका है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो पहला था, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय बोलते हैं, उसके अंतर्गत विभाग है। हिंदी निदेशालय वह समय समय पर यह पुस्तिका जारी करता है। उस पुस्तिका में क्या लिखा हुआ है और वही मानना होगा और वही माना जाएगा, वही मानना होगा मेरा, वही माना जाएगा। देखिए यह पुस्तिका एक आई 2016 में आई थी, पहले आई थी 2016 में, वर्तमान में 2019 में चल रही है, 19 में आई थी जो अभी वर्तमान चल रही है, इससे पहले 2016 में आई थी। देखिए 16 वाली क्या कह रही है और 19 वाली क्या कह रही है, दोनों पढ़ लेते हैं, क्योंकि यह 16 वाली किसी व्यक्ति ने 16 वाली पढ़ रखी है तो उत्तर वो 16 वाली के अनुसार जानता होगा, और किसी ने पढ़ रखी 2019 वाली तो फिर 19 वाली के अनुसार जानता होगा। इसने क्या कर दिया? भ्रम उत्पन्न कर दिया। इसने क्या कर दिया? भ्रम उत्पन्न कर दिया कि हम अपडेट नहीं हुए। क्या नहीं हुए? हम अपडेट नहीं हुए। इसकी वजह से वर्णों की संख्या आंकड़ों क्या आ रही है? समस्या आ रही है। कुछ ये बोलते हैं, कुछ ये बोलते हैं। अब देखिए 2019 में जो पुस्तिका आई है उसी के अनुसार लेते हैं हम इसको। अब देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। अब देवनागरी लिपि में तो बहुत सारी भाषाएं लिखी जाती है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इन्होंने आगत वर्णों की संख्या कितनी बताई है इसको देखते हैं। इन्होंने बताया है, देखिए एक इन्होंने बताया अर्ध जो चंद्र लग रहा है, जो अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं या हम कह सकते हैं, एक इन्होंने बताया ओ। इन्होंने कहा कि आगे दोनों कौन सा? एक ओ है, इसके बाद में क है, जिसके नीचे क्या लगता है? नुक्ता। नुक्ता लगने के कारण इन्हें में क्या बोलते हैं? नुक्ता वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता वर्ण भी कहते हैं। ख, घ, ज, फ। कितने हो गए? 6 हो गए। देखिए ओ आ गया, क, ख, ग, च और फ। अभी हाल ही में इसने ये बोला है। इसके अतिरिक्त एक और बोला है इसने, इन्होंने एक और भी कहा है, अवग्रह को कहा है। किस कहा है? कि अवग्रह को भी लीजिए आप। अवग्रह कौन सा? ये वाला चिन्ह आता है, इसको भी इन्होंने क्या बता रखा है?
आगत बता रखा है। तो ऐसे तो इन्होंने आगत वर्णों की संख्या कितनी बता रखी है, 7 बता रही है, लेकिन हमारे हिंदी में कौन से काम आ रहे हैं, हिंदी में ये 6 ही आ रहे हैं। कितना है वर्तमान अनुसार ये कह रहे हैं कि 6। इससे पहले 2016 में इसने क्या कहा था, इस पुस्तिका ने 2016 में ये कहा था कि आगत वर्णों की संख्या हमारे पास कितनी है, 4 है। एक, फिर लिखा ख, ज और फ। देखिए ख ज और फ, ख ज और फ, मतलब इन्होंने 3 ही बताया था। कितना, ये 3 बताए व्यंजन और 1 बताया था स्वर, तो कितनी बता दी, 4। 2016 में इन्होंने संख्या बताई थी 4, और अब कितनी बता दी है, 7। कौन सी, 6 तो ये हो गई और 1 ये हो गई, 7 बता दी है। दोनों मिलकर कितनी हो गई, 7 हो गई है। 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गई हमारे हिंदी में काम आने वाले, और 1 ये है जो संस्कृत में काम आ रहा। और इसको जो आगत कह दिया है तब कहता है कि ये 7 ही पढ़िए। अब देखिए प्रयोग हम ये करते हैं, इसका प्रयोग हमने हटा ही दिया, किसका, औग्रह का। कब लिखते हैं इसको, जैसे देखिए मन धन अभिराम, इसको लिखना होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं मनोभिराम। क्या लिखते हैं, मनोभिराम। तो अब क्या कर दिया कि अब इसको ऐसे लिखा जाए मनोभिराम, यह लिखा जाए। अब ये पुस्तिका कह रही है कि आप इसको ऐसे लिखो, जो अ आपने हटाया है कि मैंने यहाँ पर जो अ और विसर्ग ओ बदला है, और ये जो इस अ का आपने यहाँ पर लोप कर रखा है, इस अ के स्थान पर क्या करो, यहाँ पर अवरचन करो। ये मैं आपको संधि आएगी तब पढ़ूंगा, ये संधि आएगी तब पढ़ूंगा। तो ये कह रहे हैं कि ये पुस्तक कह रही है कि अब इसको प्रचलन में लाओ, वापस क्या करो, प्रचलन में लाओ। तो इस पर मैंने भी जब विद्वानों के साथ में विचार किया था कि भाई ये अवग्रह चिन्ह का वापस प्रयोग क्यों करवा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि देवनागरी लिपि के संदर्भ में बोल रहे हैं, और देवनागरी लिपि का जो प्रयोग होता है वो किस में कर रहे हैं, सब भाषा में कर रहे हैं। लेकिन फिर साथ में नाम क्या दे रखा है, हिंदी वर्तनी के मानकीकरण, फिर ऐसा क्यों कर रखा है। तो इन्होंने अब संख्या क्या दे दी है, 7 दे दी। ये तो मानते ही, ये तो सब भी मानने लगे, बोले ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन अवग्रह चिन्ह का वापस लेकर आए ये। तो 2019 में इन्होंने ये बताया 7 संख्या बताई है, और 2016 में इन्होंने 4 बताई। तो 2016 वाला हम मानेंगे नहीं, क्योंकि अब लेटेस्ट आ गई, अपडेट आ गया है, ये 2019 को ही मानेंगे। अब देखिए वर्णमाला वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। 52 के साथ में क्या करेंगे, आगत वर्ण जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे, आगत सहित। यदि हम साथ क्या दे कि आगत सहित कितनी है, आगत सहित यदि पूछ ले, आगत सहित, तो आगत सहित हो जाएगी 52 भी आएंगे साथ में, और साथ में 7 आदि आ जाएंगे, तो कितने हो जाएगा बताइए, 59 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 59 हो जाएगी। और पहले कितना था, 52 के साथ में 4 जोड़ते थे तो कितना होता था, 56 होता था। कितना था, 56 पहले ये था। अब ये 2019, ये 2016 तक था, और ये 2019 में हो गया, 2019 के अनुसार ये हो गया है। तो ये आंकड़े बदलते रहते हैं। देखिए ये आंकड़े बदलते रहते हैं। कौन बदल रही है आंकड़े, ये पुस्तिका बदल रही है। कौन सी, ये पुस्तिका। और ये पुस्तिका ही मानक है, क्योंकि मानक निर्धारित, मानक के रूप का निर्धारण ये पुस्तिका ही करती है। तो ये थी हमारी वर्णमाला के वर्णमाला वर्णों की संख्या कितनी है। एक बार वापस ले रहा हूं कि हमने क्या पढ़ा था इसमें। वर्णमाला, देखिए हिंदी वर्णमाला के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के वर्णों को मानक वर्ण कहा जाता है, और ये देखिए 5 प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं। सबसे पहले स्वर आते हैं, स्वर के बाद अयोगवा आएंगे, अयोगवा के बाद क्या आएगा, व्यंजन आएगा, ठीक है। और व्यंजन के बाद क्या आएगा, उत्क्षिप्त आएगा, उसके बाद में आएगा संयुक्त आएगा, उसके बाद क्या आएगा, संयुक्त। और कुल मिला कितने हो जाएंगे, 52 होंगे। कितने होंगे, 52। अच्छा, इनमें भी कौन क्या बोल रहा है, कामता साथ 46 बता रहे हैं, और 46 का आधार स्वर अयोगवा और व्यंजन बता रहे हैं। ये पुस्तिका बता रही है 46 स्वर व्यंजन और उत्क्षिप्त बता रही है इसका आधार, और अधिकतर विद्वान कहते हैं कितने, 52 है। इसके बाद में देखिए आगत सहित कितने हो गए, 52 के साथ 7 जोड़ते हैं। 7 क्यों जोड़ते हैं, ये जो पुस्तिका है 2019 में जारी हुई है, तो 19 में कितने बता रखा है, इस पुस्तिका ने 7 बता रखा है, और इसने कितने बता रखा है, कितने बता रखे हैं, 4 बता रखे हैं। तो कुल कितने हो गए, 7 और 52 कितने हो गए, 59। आगे से कितने हो जाएंगे, 59 हो जाएंगे। पहले कितना था, 56 बता रहे थे। कुछ क्या बता रहे थे, इस अवग्रह को नहीं जोड़ के प्रयोग करते थे तो 58 बताते थे भाई। कुछ कहते हैं इस अवग्रह को हटा दो, तो
इस अवग्रह चिन्ह को यहाँ से हटा दो तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो 56 बताएंगे। अवग्रह छोड़कर पूछे तो 56 हो जाएगा अपने आप, एक कम कर देना वहां से। अर्ध स्वर कितने और कौन कौन से हैं? देखिए शिवराज सिंह जी बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि अर्ध स्वर कितने हैं। अर्ध स्वर 2 हैं, ये और वह है, और ये अभी आया नहीं है, थोड़ा सा आगे आएगा। ये बाद में क्यों बना ज से पहले? देखिए ये जो मैंने वर्गीकरण पढ़ाया है, ये कंफ्यूजन वाली सारी बातें दूर कर दी गई है। इससे ज्यादा कंफ्यूजन, देखिए जो कंफ्यूजन था वो पूरा का पूरा वर्णमाला संबंधी दूर किया गया है, पूरी तरह से कर दिया। ज फ ही प्रयोग में है। देखिए प्रयोग में क्या चल रहा है ये मुद्दा अलग है। देखिए इंद्रेश जी यादव कह रहे हैं कि ज और फ प्रयोग में है। हाँ मैं मानता हूं इस चीज को कि ज और फ ही क्या है, प्रयोग में है, लेकिन जो मानकीकरण पुस्तिका कह रही है हमें इसको भी तो मानना पड़ेगा। ये पुस्तिका किसी कोई अकेला व्यक्ति नहीं लिखता है, एक समिति लिखती है इस पुस्तिका को, एक समिति लिखती है और उसकी बात हमें माननी पड़ेगी, उसकी बात हमें माननी पड़ेगी। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगी, ये जो पुस्तक कह रही है वही बात हमें माननी होगी। तो ध्यान रखिएगा प्रयोग में कौन से किया जा रहा है ये मुद्दा अलग है। ये कह रहे हैं कि ये क्योंकि भाषाविद तो प्रयोग कर रहे हैं, भाई भाषाविद तो प्रयोग कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति विद्यार्थी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये अलग बात है, हमें सीखना पड़ेगा इसका प्रयोग। इसके बाद एक और विषय है जिसे पढ़ना जरूरी है और वो है मात्रा। बार बार विद्यार्थियों को प्रश्न आ रहा है कि मात्रा कितनी है। देखिए मात्रा कितनी है सर, उच्च के नीचे हल चिन्ह क्यों नहीं लगाया जाता? देखिए हाँ इन्होंने कहा उच्च के नीचे हल चिन्ह क्यों नहीं लगाया। ये वैसे ध्यान रखना उच्च वाला हल चिन्ह के साथ में कहीं प्रयोग किया ही नहीं जाता है। हम वैसे देखते हैं तो उस उच्च वाला हल चिन्ह के साथ इसको प्रयोग करते ही नहीं है। लगाओगे तो भी गुनाह नहीं है। आपने क्या कर दिया इसमें से क्या कर दिया, बार कर दिया, क्या कर दिया, बार कर दिया। ताड़न जात चिन्ह, देखिए ताड़न जात, इसको ताड़न जात इस उत्सिव का दूसरा नाम है, दूसरा नाम है इसका। अब अगला विषय देखिए मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? स्वर को जब व्यंजन के साथ लिखते हैं, स्वर को जब व्यंजन के साथ लिखते हैं, व्यंजन के साथ लिखते हैं तब स्वर के रूप में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन हुए रूप को मात्रा कहते हैं, स्वर को जब व्यंजन के साथ लिखते हैं तो स्वर को जब व्यंजन के साथ लिखते हैं तो स्वर अपने रूप में जो परिवर्तन करता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ मात्रा किसकी होती है? मात्रा केवल स्वर की होती है, मात्रा केवल स्वर की होती है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं होती है, मात्रा किसकी होती है? केवल स्वर की होती है। स्वर को जब आप व्यंजन के साथ लिखोगे तो स्वर अपने रूप में जो परिवर्तन करेगा उसी को हम क्या कहेंगे? मात्रा कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? मात्रा कहेंगे। सर मात्रा कितने प्रकार की होती है? देखिए मात्रा कितने प्रकार की होती है अभी पढ़ रहे हैं मात्रा, आपको उत्तर पूरा मिल जाएगा। हाँ मात्रा केवल स्वर की होती है। कुल मात्राएं कितनी होती है? हाँ कुल मात्राएं का उत्तर भी अभी दे रहा हूँ। कुल मात्राएं कितनी है? कविता जी पूछ रही है कि कुल मात्राएं कितनी होती है। देखिए कविता जी कुल मात्राएं 10 होती है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। मात्राएं कितनी होती है? 10 होती है। मात्रा कितनी है? 10 होती है। तो देखिए हमने लिखा है कि व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, इसका मतलब ये हुआ स्वर के 2 रूप होते हैं, अतः स्वर के 2 रूप हैं, स्वर के 2 रूप हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न करता है, सब प्रश्न कर लेता है कि स्वर के रूप होते हैं, तो हम क्या करते हैं इस रूप के चक्कर में हम वो कुल में चला जाते हैं कि रूप कितने होते हैं? 11 हो जाते हैं। 11 नहीं होते हैं। स्वर के रूप कितने होंगे? स्वर के रूप होंगे 2। कितने होंगे? 2। रामनारायण जी कह रहे हैं कि अयोगा की संख्या कितनी है? देखिए रामनारायण जी अयोगा पढ़ा दिया गया है और इनकी संख्या है 2। कितनी है? 2 है। 2 रूप है और इसमें भी अ को छोड़कर देखिए
दो रूप हैं अ को छोड़कर। प्रत्येक देखिए प्रत्येक स्वर के दो रूप नहीं है, व्यंजन के दो रूप अ को छोड़कर होते हैं। पहला हम कहते हैं कि स्वर एक तो खुद हो गया और दूसरा मात्रा, दूसरी मात्रा। मात्रा स्वर ही होती है, मात्रा वैसे स्वर ही होती है। जब मात्रा आएगा उसको स्वर ही बोला जाएगा, वहां पर क्या बोला जाएगा, स्वर ही बोला जाएगा। स्वर, मात्रा और इसका प्रयोग लिख रहे हैं। देखिए अस्वर है, इसकी मात्रा कौन सी है, इसकी मात्रा नहीं होती है, अस्वर की मात्रा नहीं होती है। तो कुल मात्राएं कितनी है, देखिए कुल मात्राएं कितनी होगी, कुल मात्राएं 10 हैं। कितनी हो जाएगी, 10 हैं। अ की मात्रा नहीं होती है, अ की मात्रा नहीं होती है, इसलिए अस्वर के, देखिए अस्वर के कितने रूप हुए, अस्वर के अस्वर का एक ही रूप होता है। कौन सा, ये अ लिखा जाता है, यही रूप होता है। इसकी मात्रा नहीं होती है तो इसके दो रूप नहीं होते हैं, बाकी सब स्वरों के दो रूप होते हैं। देखिए स्वर 11 होते हैं, बिल्कुल सही है। मात्रा कितनी होती है, 10 होती है। अभी मात्रा पढ़ी नहीं है, मात्रा पढ़ेंगे, दोनों साथ में पढ़ाऊंगा मैं आपको समानांतर। ये लिखा हुआ है कि यहाँ स्वर आएंगे सारे के सारे इस तरफ, और यहाँ मात्रा आएगी, और इसका क्या आएगा, यहाँ पर प्रयोग आएगा, और किसका प्रयोग कैसे करते हैं, किसके साथ कौन सी मात्रा लगती है, कौन सी नहीं लग रही है। आज लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।